पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है? किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है बैरोमीटर और डी ऑप्शन है ग्रेविमीटर। तो आप लोग बताएंगे इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट के जरिए बताएंगे जल्दी जल्दी सभी लोग। आज का पहला प्रश्न, किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, ग्रेविमीटर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज़ जो है वो वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है। साथियों, आज का प्रथम प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जेम्स वाट, बी ऑप्शन है डीली फॉरेस्ट, सी ऑप्शन है माइकल फैराडे और डी ऑप्शन है मैनुअल कोल्ड। मैनुअल कोल्ड। आज का दूसरा प्रश्न है, आप लोग कमेंट के जरिए हमें इसका ऑप्शन बताएंगे। यदि किसी साथी को इस ऑप्शन का आंसर मालूम हो तो हमें निश्चित कमेंट के जरिए बताएगा। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन थे, ए ऑप्शन जेम्स वाट, बी ऑप्शन लीडी फॉरेस्ट, सी ऑप्शन माइकल फैराडे, डी ऑप्शन मैनुअल कोल्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सही है सी। आपका कौन सा? सी ऑप्शन माइकल फैराडे। कौन? माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का आविष्कार किया था। आशा करते हैं सभी साथियों आपने दूसरा प्रश्न आज का आसानी से समझ लिया होगा। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और आज का तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ और कमेंट के जरिए हमें इन प्रश्नों के आंसर बताएं यदि आपको आता हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को कब अपनाया गया था? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 22 मार्च 1957 और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1958। तो साथियों कमेंट के जरिए बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न हम एक बार फिर पढ़ेंगे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो इसमें आपके ऑप्शन थे, ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 22 मार्च 1950 और डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1958। तो आपका सही ऑप्शन है सी, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। इस प्रकार का प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, आरएमएस पब्लिक स्कूल में बन सकता है और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही शानदार और लाभकारी हो सकती है। जब आप नवोदय विद्यालय या सैनिक पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो इस प्रकार के शानदार प्रश्न निश्चित ही आपको आएंगे और इन प्रश्नों को ईवीएस में जोड़ा जाता है। और इन सभी साथियों से अनुरोध है कि इस प्रकार की श्रृंखला को देखने के लिए, लगातार हमसे जुड़ने के लिए
हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही कमेंट भी करेंगे। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि विश्व का आधुनिक किस्म का बहुउद्देशीय परियोजनीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 किस देश के द्वारा निर्मित किया गया था? विश्व का आधुनिक किस्म का बहुउद्देशीय प्रयोजनीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 किस देश के द्वारा निर्मित किया गया था? आपके ऑप्शन थे ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन इजराइल। डी ऑप्शन इजराइल आपका सही ऑप्शन है सी रूस। तो विश्व का आधुनिक किस्म का जो बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 है वो रूस द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे रूस के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की सीरीज का। और सभी साथियों से अनुरोध है कि इसका आंसर जरूर बताएं। क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? सभी साथियों को इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर आने चाहिए। और आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बी ऑप्शन है तासी मलिक, सी ऑप्शन है बछेंद्री पाल, डी ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल। तो सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे कमेंट के जरिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को ज़रूर जानना चाहिए और समझना चाहिए। ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन अरुणिमा सिन्हा, बी ऑप्शन तासी मलिक, सी ऑप्शन बछेंद्री पाल, डी ऑप्शन प्रेमलता अग्रवाल। सही ऑप्शन है सी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है। भारत का सर्वोच्च शांति पुरस्कार के बारे में इसमें पूछा जाता है और आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ज़रूरी है आने चाहिए। और इस प्रकार के ही प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय, ईवीएस, सैनिक पब्लिक स्कूल आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सौर पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सौर पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन कीर्ति अवार्ड, बी ऑप्शन सौर चक्र, सी ऑप्शन अशोक चक्र, डी ऑप्शन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे। इसका सही आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट के जरिए बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही ऑप्शन है सी अशोक चक्र। भारत सरकार का सर्वोच्च शांतिकालीन सौर पुरस्कार है, उसे हम लोग कहते हैं अशोक चक्र। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे इस सीरीज़ का अगला प्रश्न शानदार तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और लाइक करें, शेयर करें। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी ऑप्शन ध्यानचंद पुरस्कार, सी ऑप्शन राजीव गांधी खेल रत्न, डी ऑप्शन भारत गौरव पुरस्कार। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे। तो ऑप्शन सही है कौन सा आप लोग बताएंगे। सही ऑप्शन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? सही ऑप्शन है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आज का 8वां प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझने का
प्रयास भी करेंगे। क्या लिखा है? कथकली। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन तमिलनाडु। डी ऑप्शन तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन केरल। केरल का कथकली जो नृत्य है शैली है वो कहाँ की है? केरल की है। सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। आशा करते हैं इस सीरीज का 8वां प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर है 59वां। प्रश्न नंबर है 59वां यानी कि 9वां नंबर आज का प्रश्न संख्या कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? आप लोग बताएंगे इंडिका किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है मेगस्थनीज और डी ऑप्शन है टॉमस। तो सही ऑप्शन है सी मेगस्थनीज। कौन? मेगस्थनीज। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। ऐसा करते हैं ये प्रश्न शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। सभी साथियों से यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें। आइए चलते हैं श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन और डी ऑप्शन है कृषि। तो आप लोग आंसर बताएंगे। इसका सही ऑप्शन है क्या? सही ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादन। क्या? दुग्ध। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहूदियों के प्रार्थना स्थल को, अगला प्रश्न है यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है यहोवा, बी ऑप्शन है सिनेगाग, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है सिनेगाग, सी ऑप्शन है जरथुस्ट्र और डी ऑप्शन है बेबोवाइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन होगा सिनेगाग। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगाग। आशा करते हैं आज का ये प्रश्न श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी और इसी सीरीज में इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है बास्केटबॉल, बी ऑप्शन है वॉलीबॉल, सी ऑप्शन है बेसबॉल और डी ऑप्शन है फुटबॉल। डी ऑप्शन है फुटबॉल। तो सही ऑप्शन क्या है? आप लोग कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे। कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इस प्रश्न का आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि निम्न में से किसे डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी सीमा पुनिया, ऑप्शन सी एमएस मैरी कॉम और ऑप्शन डी रानी रामपाल। आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें सही ऑप्शन आप लोग हमें बताएंगे कमेंट के ज़रिए कौन सा सही ऑप्शन
सही ऑप्शन बताएंगे तो इसका सही ऑप्शन है ए हिमा दास। हिमा दास डिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं। तो आशा करते हैं ये 13वां प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इस सीरीज का अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विद्याशरण, बी जी शंकर कुरूप, सी रमा जैन और डी ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा वो हमें कमेंट के ज़रिए बताएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सही ऑप्शन है जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं जी शंकर कुरूप। आशा करते हैं आज का 14वां प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी सीरीज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी आगरा, सी गोरखपुर, डी मुरादाबाद। डी मुरादाबाद आपका सही ऑप्शन है। आपका सही ऑप्शन है। क्या आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएंगे? और जो भी साथी कमेंट के ज़रिए बताएंगे तो उनसे अनुरोध है कि आपको मालूम है तो ज़रूर बताएं। तो इसका है लखनऊ। लखनऊ ए। लखनऊ ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इस सीरीज़ का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? कौन सी कालिदास की रचना नहीं? ऑप्शन है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका निमंत्रम और राजतंत्रगढ़ी। तो ये इनकी ये 4 रचनाएं, 4 ऑप्शन है। तो इसमें कौन सी रचना नहीं है ये हमें बताना है कि कौन सी इसमें रचना नहीं है। तो इसमें जो राजतरंगिणी, कौन सी? राजतरंगिणी, डी ऑप्शन, ये कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं 17वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आसानी से आ गया है और इसका आंसर हमें बताएंगे। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। डी यानी कि राजस्थान। गणगौर उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। आशा करते हैं इस सीरीज़ के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। इसी आशा के साथ आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग कमेंट के ज़रिए इस प्रश्न का हल बताएंगे और आशा करते हैं आप लोग इस तरीके के प्रश्न आपको आसानी से आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम बेसन नगर था? बेस नगर है क्या? बेस नगर था। निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम बेस नगर था? आशा करते हैं आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। विदिशा, तंजावुर, श्रीवस्ती या पटना? सही ऑप्शन है विदिशा। विदिशा का जो प्राचीन नाम था वो था बेस नगर। क्या? बेस नगर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। काली मृदा यानी कि मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न है
प्रश्न नंबर 69 इसके बाद क्या है, काली मृदा का निर्माण किस सेल से होता है? काली मृदा का निर्माण किस सेल से होता है? ए ऑप्शन ग्रेनाइट, बी ऑप्शन है बेसाल्ट, सी ऑप्शन है चूना पत्थर और डी ऑप्शन है बलुआ पत्थर। डी ऑप्शन है बलुआ पत्थर। तो सही ऑप्शन बताएंगे इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है बेसाल्ट, बी। बेसाल्ट बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आशा करते हैं आज की स्क्रीन का ये शानदार श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। जिन साथियों को ये प्रश्न अच्छे लगे तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। सुबह मिलेगी आपको 7 से 8 के बीच में गणितीय परीक्षण, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सुबह हमारे साथ जुड़ेंगे गणितीय परीक्षण के साथ और शाम को ईवीएस के महत्वपूर्ण 20 सवालों के साथ जुड़ेंगे। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सभी साथियों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप